सा आइडिया देता हूं और फिर उसके बाद में मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। हमने जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व खींचा था, इधर था हमारे पास स्ट्रेन और ये था स्ट्रेस। ओके, और कर्व कुछ ऐसा कुछ था हमारे पास। तो यहां तक तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, प्लास्टिक लिमिट। उसके बाद में यहां तक वो पॉइंट है जहां तक अगर आप इसको खींच करके छोड़ दोगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। इसके बाद का पॉइंट वो है कि खींचने के बाद थोड़ा सा इसमें रिटेन कर जाती है लंबाई। खींची, छोड़ी, अपनी ओरिजिनल पे, खींची और खींची, फिर अपनी पोजीशन पे और खींच दी, अब वो ओरिजिनल पोजीशन पे गई है। पहले वो ओरिजिनली 1 मीटर था, अब आपने देखा 1.2 मीटर है, तो 0.2 का तो यहां पर आपके पास रह गया ना एक्सटेंशन, वो पॉइंट यहां पर आता है। उसके बाद ये पॉइंट आता है कि आपने उतना स्ट्रेस नहीं लगाया, बट स्ट्रेन देखिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। स्ट्रेन इतना बढ़ गया जबकि आपने इतना स्ट्रेस लगाया ही नहीं। तो जब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हो तो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्सेस लगभग खत्म होना शुरू कर देते हैं। यहां पर मॉलिक्यूल्स काफी पास पास थे, अट्रैक्शन ज्यादा था, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। यहां पे जाओगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल दूर हो गया, अब इसको और अलग करने में बहुत ज्यादा ताकत आपको नहीं लगानी पड़ेगी, इसीलिए कम स्ट्रेस पर स्ट्रेन आपको बहुत ज्यादा मिलना शुरू कर देता है। अब यहां पे जब आप पहुंच गए हो तो आपने ये मॉलिक्यूल तोड़ ही दिए हैं ऑलमोस्ट, तो ये कहलाता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये मॉलिक्यूल अलग अलग होने बाकी हैं, तो वो अपने आप आ जाते हैं, मॉलिक्यूल पूरे बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, तो वो कहलाएगा फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया था, डक्टाइल बता दिया था। डक्टाइल वो ये जैसे यहां तक ये प्लास्टिक रीजन है, सॉरी इलास्टिक रीजन है, और ये प्लास्टिक रीजन है। डक्टाइल वो जिसको खींच करके आप वायर बना दो। क्लियर? अगर उसका प्लास्टिक रीजन बड़ा है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बहुत दूर आ जाएगा। अगर ये ऐसे करके ऐसे आता है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको यहां तक खींच करके वायर बना सकते हो। तो डक्टाइल वो होता है जिसका प्लास्टिक रीजन बड़ा है। अब सपोज करो मैं कह दूं ये ऐसा है, ये है, अब आप इसको कितना खींच पाओगे? इतना, अब इतने में तो तार ही नहीं बनेगा। तो जिसका प्लास्टिक रीजन बड़ा हो जाता है वो डक्टाइल बन सकता है, जिसका प्लास्टिक रीजन कम है वो डक्टाइल कहां से होगा? वो कैसा हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा, खींचने पर अलग अलग हो गया पूरा। ठीक है, अब एक और चीज लिख लेना इसमें, इलास्टोमर। इलास्टोमर बोले तो रबर। अब रबर की बात अगर आपने खास बात देखी हो तो रबर को कितना भी खींच लो अपनी आखिरी सांस तक अपने आप को वापस ले ही आता है, पूरा यहां तक। यानी कि उसका इस तरह का कर्व मान लीजिए कि है, जो भी है इलास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन लगभग लगभग नहीं है, ये बहुत पास पास हो जाएगा यूं। तो आपको जितना भी स्ट्रेस लगाओ या तो वो टूटेगा, टूट जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि वो वापस आ ही नहीं पा रहा। तो इलास्टोमर यानी कि रबर वो होगा जिनके पास नो प्लास्टिक रीजन, इनका प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं, तभी ये वापस अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाता है। देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे सिलेबस में है वो है एप्लीकेशन ऑफ दिस कर्व, वो मैं करा दूंगा, बट एक फॉर्मूला लिखा देता हूं। पहले हम उसका डेरिवेशन पूरा कराते थे और अब वो डेरिवेशन और पूरा कॉन्सेप्ट हटा दिया है, बट मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं ताकि आप लोगों को अगर न्यूमेरिकल करने में दिक्कत हो तो आप यूज कर सके। लिखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। कई बार बोलता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, तो U बाई वी भी बोल सकता है। तो हाफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखा रहा हूं ताकि आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सही हो जाए। एनर्जी के वही कॉन्सेप्ट है हर जगह जो हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हुए, डेरिवेशन नहीं है इसलिए मैं हटा रहा हूं इसको।
चलिए हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें पहला लिखिए, डिटेल में यहां पे समझा दूंगा, लिखा हुआ आपको दे दूंगा, है ना। लिखिए रोप ऑफ ए क्रेन। ठीक है, इसमें अब देखो क्या होता है कि सपोज करो आपके पास ये रोप है और इससे आपको 500 किलो वजन उठाना है, यानी कि 500 न्यूटन का वजन उठाना है, और हर एक की एक इलास्टिक लिमिट होती है कि वहीं तक ये वजन उठा पाएगा। सपोज करो 5000 न्यूटन ये उठाता है, इस पर लिखा हुआ है कि ये क्रेन 5000 न्यूटन वजन उठा सकती है, बट रियलिटी ये होती है कि इसकी रस्सी 50,000 न्यूटन का वजन उठा सकती है, बट लिखते नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सल, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है कि जितनी इसकी लिमिट है उसका 10 टाइम्स, मतलब एक फॉर्मूला बनता था, मुझे याद नहीं है, इलास्टिक लिमिट का एक फॉर्मूला था कि कितनी इंटरनेशनल था कि इसका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके कुछ था फॉर्मूला, तो उसमें ये लिखते थे कि अगर पर यूनिट स्ट्रेन 5000 उठा सकता है, इसका रेशो था कि 10:1 का रेशो होना चाहिए इसका। ठीक है, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है, हमारे सिलेबस की बात नहीं है। तो ये बात हो गई। अब इतना वजन अगर आप इसको उठा रहे हो तो हम ये देखते हैं इसमें स्ट्रेस कितना होना चाहिए। स्ट्रेस होता है आपके पास में फोर्स अपॉन एरिया। ये बाहर वाला फोर्स जो इस पे लग रहा है वो 5000 न्यूटन है, तो एरिया इसका क्या होना चाहिए, कम। बट एरिया कितना कम कर, एरिया कम कर दोगे तो रस्सी और कमजोर हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रस्सी ऐसी ना लेकर के हम इसमें कई सारी रस्सियां ले लेते हैं, पतली पतली, जिनका एरिया क्या हो, कम हो। इस तरह से अगर एरिया कम होगा तो इसका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, लिमिट बढ़ जाएगी, और इन रस्सियों को आपस में इस तरह से मोड़ देते हैं। कभी आपने अगर वायर देखी हो मोटी सी, उसमें कई सारी वायर इस तरह से लपेट करके ये रस्सियां बना देते हैं इस तरह से। इवन कोई सी भी रस्सी ले लो आप, अगर आप ये देखो, एक रस्सी ये है, अब इसमें भी देखो कई सारी रोप्स इन्होंने जोड़ रखी है। इतनी मोटी एक रोप भी तो बना सकते थे ना, बट इन्होंने कम एरिया वाली कई सारी रोप्स इस तरह से जोड़ रखी है। ये देखिए थ्रेड्स कई सारे जोड़ करके एक रस्सी बनाई जाती है। ठीक है, तो लिखिए इसमें, या इसमें से पढ़ लीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूं, आप स्क्रीन पे देखिए। क्रेन्स यूज टू लिफ्ट लोड्स यूज रोप दैट आर डिजाइंड so that the stress due to maximum load does not exceed, stress बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, to the breaking stress। अगर आप कर्व की बात करें तो ये है हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। ये आपके पास ब्रेकिंग है, हम चाहते हैं कि ये चीज वहां तक पहुंचे ही ना, कि ये टूट जाए, तो स्ट्रेस वाला एरिया को क्या करना पड़ेगा आपको, कम। अगर स्ट्रेस कम होगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, और कम होगा तो ये और इधर आ जाएगा, और कम होगा तो और इधर आ जाएगा, और कम होगा तो और इधर आ जाएगा। ठीक है, ओके। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट अ कलेक्शन ऑफ थिनर वायर्स स्ट्रेंथ्स व्हेन कॉम्पैक्टेड टुगेदर, जब एक साथ लपेटा जाता है, मेक द रोप स्ट्रॉन्गर देन अ सॉलिड रोप of the same cross section area. That is why crane ropes are made up of several strands instead of one. तो आपने क्या लिखा, रोप क्रेन, आगे लिखो, are made up of several strands, are made up of several strands instead of one, so that stress can be minimized, stress can be minimized। अगला लिखिए आई शेप्ड बीम।
आई शेप्ड, आई मतलब आई शेप्ड बीम। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इतना हाँ, आई ये वाला आई शेप्ड बीम। मैं एक्चुअली बीम की जगह में दो चीजें समझाऊंगा आपको। ओके, सपोज कीजिए मुझे इस दीवार पे छत डालनी है, ठीक है? तो दीवारों पे छत कैसे पड़ती है भाई? एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही, या ये आपके पास छत है, ये इसकी दीवार है जिस पर छत टिकी होती है। तो बेसिकली इस दीवार का वजन बहुत सारा होता है जो इन पिलर्स पर आता है। अब अगर ये आपके पास इस तरह से बनी है, इस तरह से, तो ये हो गई इसकी डेप्थ, ये हो गई इसकी ब्रेथ, और ये हो गई इसकी लेंथ। क्लियर? अब अगर सपोज करो ये है, एक जैसे सिंपल बात करते हैं, खड़ी हो ना, इसको रख दे, इसको रख दे। अब इस पे यहां से प्रेशर डाल ऊपर से, हाँ। अब ये देखो ये आ रहा है इसमें नीचे, तो ये जो ओरिजिनल थी और जब खींचो ये, एक तो ये चीज छोड़ो, अब यही चीज है। अब मैं इसको ऐसे करता हूं, अब खींच नीचे, अब नहीं आ रहा। ये क्या दिक्कत है? जब एक ही चीज है, आपने ऐसे करा तो ये इसमें बैंड आ गया, लेकिन जब जैसे मैंने इसको ऐसे करा बैंड नहीं आया यार। वजह है डेप्थ। ये जो डेप्थ वाला एरिया है ये कम है। इसमें जो इसने आपके पास इस तरह से कोई बीम थी, ये जब इस तरह से स्लैग हो जाती है तो ये जो इसमें डिप्रेशन आता है डेल्टा, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये डेल्टा का फॉर्मूला होता है वेट जो इसने ऊपर से लगाया इस पे नीचे की तरफ, बी, ये इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं, बी डी क्यूब वाई इंटू एल क्यूब, ये फॉर्मूला है। इस वाले केस में जब ये था तो ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेड्थ, और ये हो गई इसकी डेप्थ। अगर मैं चाहता हूं कि ये स्लैग जो नीचे की तरफ आया डिप्रेशन ये कम हो, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है उसकी बात करते हैं। पहला, वेट में कम लगाऊं, बट उस पर आपका कंट्रोल नहीं, सामने वाला कितने पे चढ़ जाए, छत के ऊपर कितने बच्चे कूद जाए, छत का वेट कितना हो, छत पे इतने ही बच्चे जाने चाहिए, फिर ये तो टेंशन वाला काम आ गया। तो वेट तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वेट आप बढ़ा दो या कम कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, आप लेंथ बढ़ा दो। अब आपके पास छत का एरिया ही इतना है, सॉरी लेंथ कम कर दो। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, आपका मकान यहां पर है, आप छत इतनी बड़ी डालोगे, छोटी डालोगे, जितना बड़ा मकान है उतनी बड़ी तो छत डालोगे। इसीलिए जो बड़े बड़े होल्स होते हैं, मैरिज होल्स, उनमें यह देखा जाता है कि बीच में पिलर नहीं लगाया जाए, ऐसा दिमाग लगाया जाता है, क्योंकि बीच में पिलर लगा दोगे तो वो हॉल कम यूज हो पाएगा, बीच में एक पिलर रहेगा, एक ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, अगर वो बहुत ही बड़े हैं तो उनमें बीच में भी अगर वो बहुत लंबाई तक जा रहे हैं, जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो स्लैगिंग बहुत होगी, तो उसमें कई सारे पिलर इस तरह से लगा दिए जाते हैं। बट हमें ये पिलर नहीं लगाने भाई, छत थोड़ा छोटी कर दूंगा, तो छत भी आपके पास कंट्रोल में नहीं है। तीसरा काम कर सकते हैं ब्रेड्थ आप बढ़ा दो। बट सोचो मैंने ब्रेड्थ को डबल कर दिया तो स्लैगिंग हाफ हो जाएगी, लेकिन ब्रेड्थ को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरे पास मटेरियल कितना लग जाएगा। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो सकता है कि ब्रेड्थ को आप बढ़ा दो। चौथा, डेप्थ। अगर डेप्थ मैंने डबल कर दी तो ये 1/8 हो जाएगा,
तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपैक्ट इसी का पड़ता है। दूसरा, यंग्स मॉडुलस आप बढ़ा दो। यंग्स मॉडुलस बढ़ाने का मतलब जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो अच्छा लगाओ। अब इंडिया में रह करके अच्छा मटेरियल आप क्या लगा दोगे? आपने दे दिए पैसे कि भाई 500 किलो लोहा लगना चाहिए, उसने नहीं लगाया, उसने 250 किलो लगाया, फिर क्या कर लोगे? या ये मानो कि आपने लोहा, फिर भी इतना पैसा खर्च करने पर भी वो इंपैक्ट नहीं आएगा जो डेप्थ बढ़ाने पे आएगा। तो मैंने क्या करा इस केस में, जब ये पहले इस तरह से था तो इसके पास ये क्या थी, इसकी लेंथ, लेकिन इसकी जो विड्थ देखो आप, चौड़ाई, ये कितना कम है ना? ये देखिए, ये कोई चीज है, ठीक है, ये इसकी विड्थ है, ये वाली, ये इसकी लेंथ है, और ये इसकी ब्रेड्थ, डेप्थ है। अब मेरे को अगर यही लगानी है तो मैं एज ए इंजीनियर में क्या बोलूंगा कि ये जो आप लाए हो इसको ऐसा मत लगाओ, क्योंकि ये जो डेप्थ है ये क्या है, कम है, लेकिन इतने ही मटेरियल को सिर्फ आप ऐसा लगा दीजिए। अब डेप्थ ये हो गई, बढ़ गई, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आया। तो इसीलिए जो ये वाली चीज थी इसमें आपने इसकी डेप्थ बढ़ा दी, ये ज्यादा स्लैग नहीं हुई, लेकिन ये करते डेप्थ कम हो गई, ये स्लैग हो गया। क्लियर? तो एक तो ये बात होगी, ठीक है, कि अगर आप छत डालोगे तो छत ऐसे ना करके इसी छत को ऐसा डाल दीजिए ताकि आप इसकी डेप्थ बढ़ा सके। लेंथ आपने उतनी ही रखी है और ब्रेड्थ ये रही। सपोज करो मेरे को एक ब्रिज बनवाना है, ठीक है, मेट्रो का काम चल रहा है मेरा, जीएमआर से हूं मैं। पिलर्स पे नहीं जाऊंगा मैं, मेट्रो में ऊपर जो लगा हुआ है उसकी बात करता हूं। वो इतना बड़ा ले आया कि सर इसको लगा दो, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको ऐसे मत लगा करके इसको ऐसा करके लगा दो तो काम चल जाएगा। अब दिक्कत यह है कि ये जमीन से बहुत ऊंचाई पर है, तो मुझे यहां लगाना है पिलर इसके नीचे। इसका तो आपने डिजाइन फाइनल कर दिया। अब दिक्कत यह हो सकती है कि ये पिलर भी आपका बेंड हो सकता है। यह है बीम जो हम पढ़ाएंगे। तो ये गोल वाले पिलर नहीं लगाते अब कोई। अब इसमें क्या दिक्कत है, वही बात है, बिल्कुल सेम चीज है। ये वाली बीम नहीं लगाते हम, ठीक है, ना ही हम इसमें अरे आप इसको लिख लो पहले, ये वाला फॉर्मूला तो लिखो कम से कम। ब्रेड्थ, लेंथ, डेप्थ, और ये वाला फॉर्मूला लिखिए पहले। ये जितना भी बनाए सब बना लीजिए, जितना जितना समझ में आए। फिर लिखा हुआ तो मैं दे दूंगा आपको। ये 4 आता है यार यहाँ पे, 4BD3। वेट है इस पे लटका हुआ W। डन? यस। आइए बीम को समझते हैं। अब मुझे बीम लगानी है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मतलब नीचे वाले पिलर लगाने हैं। एक ऐसी बीम बना दूं, ऐसी बना दूं, ठीक है, ओके। इन दोनों में ये हो गई ब्रेड्थ, ये हो गई लेंथ, और ये हो गई इसकी डेप्थ। फॉर्मूला वही है कि ऊपर से जो फोर्स पड़ेगा तो उसके लिए यह आना चाहिए WL³ 4BD³ यंग्स मॉडुलस। मैंने बहुत अच्छा मटेरियल ले रखा है। अब B और L आप ज्यादा इस पर रिलाई नहीं कर सकते, सारा काम क्या है, डेप्थ का है। बट अगर मेरे को डेप्थ ही करनी है ज्यादा, तो क्यों ना मैं इसको ऐसा बना दूं। यहां से अब सपोज करो इसको बनाने में 500 किलो लोहा लगता है। मैं क्या करता हूं,
इसको मैं यहां से थोड़ा सा कट कर देता हूं इस तरह से, और इधर से थोड़ा कट कर दूं, तो इतना लोहा मेरा बच गया। और इसकी शेप कैसी हो जाएगी, अब उतना अच्छा कारीगर नहीं हूं मैं ड्राइंग बनाने में, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करा इसमें आपने, डेप्थ वही रख दी, लोहा काट के निकाल दिया। इसको बोलते हैं आई शेप्ड बीम। इधर वाला यहां ऐसे बनाते तो लोहा ज्यादा लग जाता, आपने इसको दिया काट, ऐसा कर दिया आपने। ऐसे ही पिलर्स मेट्रो में लगे हुए हैं, आप देखोगे तो ऊपर का हिस्सा चौड़ा मिलेगा, ग्राउंड में भी तो जमीन में घुसा होता है, और ये पूरा ऐसा बना करके रखते हैं। इसको बोलते हैं आई शेप्ड बीम। इसको आप इस तरह का लगाते हो। प्लस अगर आप छत की बात ना करके पुल की बात करोगे, पुल की स्प्रिंग डबल ऑयल होती है ना, तो नीचे के तो ऐसे लगाते थे आप, पुल के ऊपर आपको ये बनाना है, नीचे तो आपने ऐसे लगा दिया इस तरह से। अब ऐसे एक सेकेंड, सपोज करो आपको इतना चौड़ा पुल बनाना है, ठीक है, तो मतलब क्या साला डायग्राम, मुझे इतना चौड़ा पुल बनाना है, ठीक है, ये रही लंबाई, या ऐसा करता हूं, मैंने ये, वे यार समझना, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, ये एक पिलर लगाया और इस तरह से पुल है। पुल जो है आप इधर से देख रहे हो, पुल सामने की तरफ है, और नीचे पीछे 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 खंबे लगे हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया कि आपके लिए ये पुल है, और ये वाला खंबा यहां लगा हुआ है, ये यहां पे पिलर लगे इस तरह से, इस तरह से। तो मैं आपको इधर से दिखा रहा हूं, है ना, तो पुल ऐसे जा रहा है, और नीचे क्या लगे, पिलर, ओके। और ये आपका पुल आगे की तरफ जा रहा है। ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ, और ये क्या हो जाएगी इसकी डेप्थ। अब मुझे बनाना है 3 किलोमीटर लंबा पुल, मेरे पास फॉर्मूला वही है, ये वहां यहां पर, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 किलोमीटर लंबा बना दूं, ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। दूसरा, इस पुल पे कितने गाड़ियां जाएंगी उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। या तो एक आदमी बिठाओ कि एक बार में 5 ट्रक से ज्यादा नहीं निकले, और वहां पर खराब हो गया तो 5 ट्रक वहीं खड़े हो गए, पीछे से आके एक ट्रक ने और रख दिया और वो होने लग गया बैठ, वेट आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ब्रिथ, अब अगर आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बढ़ा सकते हो, इतने चौड़े की जगह आपने इतना चौड़ा पुल बना दिया ताकि स्लैग ना हो, बट इसको इतना चौड़ा करने में कितना ज्यादा खर्चा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी भी शेप इसकी तरह ही कर देते हैं। अगर आप इनको ऊपर से जाकर के अगर आप रेलवे ट्रैक देखोगे, इवन रेलवे ट्रैक भी देख लो आप, रेलवे ट्रैक भी आई शेप्ड होती है, जो पटरियां होती हैं। पटरी देखी जिंदगी में कभी, कैसी होती पटरी, बीच में से ऐसी खाली और फिर नीचे जुड़ी होती, वो भी सेम होती है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप ये जो पुल डालोगे, ये भी आप ऊपर से ऐसा ही कर दो, ऐसा, यानी कि आप इसकी भी ब्रेड्थ क्या करो, बढ़ा दो। तो ऊपर से जब आप देखोगे तो वो ऐसा दिखता है, और फिर नीचे पिलर लगे होते हैं, तो वो भी आपके पास यहां पे इसने मोटा लगा दिया, फिर लंबाई जो है वो तो है ही सही। तो बेसिकली हम आई शेप्ड बीम का यूज करते हैं, ये फॉलो नहीं करते, ये काम वही कर सकता है जो ये करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, बट इसमें खर्चे ज्यादा है, ज्यादा बेटर हम इसको करते हैं। इवन कई बार छतों पे कोई भी पिलर लगाए तो उसको ऊपर की तरफ देखना, ऊपर की तरफ वो चौड़ा ही दिखता है जनरली, ठीक है, और बस ताकि स्लैग ना हो, सीधी सी बात ही है, ठीक है। अब मैं एक बार इसको देखना और मैं पढ़ता हूं जो लिखा हुआ है इंग्लिश में। A bridge has to be designed such that it can withstand the load of the flowing
traffic, the force of winds and its own weight. तीनों से ट्रैफिक का भी लोड होता है, हवा का लोड होता है, खुद का भी तो वजन है इसका, इन सबसे ये विदस्टैंड करना चाहिए. सिमिलरली इन द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग्स यूज ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स इज वेरी कॉमन. In both the cases, some overcoming of the problem of bending of beams. जो beams bend हो जाती हैं, pull bend हो जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम जनरली इनमें देखने को मिलती है. The beam should not bend too much or break. We will consider the case of a beam loaded at the center. ये वाला केस कर रहा है कि ये कोई बीम है, तो बीच में से इसमें कोई लोड आ रहा है W, और ये इसकी बात करता है. ये फॉर्मूला डिफाइन कर रहा हूं बेसिकली, यहां पे बात करता है. द बीम शुड बीम लोडेड एट द सेंटर एंड सपोर्टेड नियर इट्स एंड एज शोन इन अ फिगर. ये वाला फिगर. L is a length, B is a breadth, D is the depth. When loaded at the center by a load W, sacks by an amount given by delta. और ये इसका फॉर्मूला है. We see that the reduce the bending of a given load. अगर आप इस बेंडिंग को कम करना चाह रहे हैं तो क्या करोगे? डेल्टा को कम करना है. One should use a material with a large Young's modulus. Y की वैल्यू बढ़ा दो. For a given material, increasing the depth D rather than the breadth is more effective. breadth बढ़ाने से बड़े आप D बढ़ा दीजिए. Okay. In reducing the bending, but on increasing the depth, unless the load is exactly at the right place, the deep bar may bend. और deep bar भी अगर आपने बढ़ा दी है और लोड अगर सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो भी बेंड हो सकता है. दिस इज कॉल्ड बकलिंग. वही इसी चीज का मुड़ जाना क्या कहलाता है? बकलिंग कहलाता है. टू अवॉइड दिस, अ कॉमन compromise is the cross section I-shaped as shown in the figure. This section provides a large load bearing surface and enough depth to prevent bending. This shape reduces the weight of the beam without. अब इसको यहां से काट करके आपने एक्चुअली W को भी कम कर दिया है. अगर मैं इतना बड़ा ये लगा देता तो इसका भी तो वजन होता. इसको साइड में से काट करके मैंने इसका वजन भी कम कर दिया, तो W भी मेरा कम हो रहा है, पैसा भी बच रहा है. The weight of the beam without sacrificing the strength. आपने वेट भी कम कर दिया और उसकी स्ट्रेंथ से सेक्रीफाइस भी नहीं हुआ. एंड हैंस रिड्यूसेस द कॉस्ट. तो लिखिए इसमें, टू अवॉइड बकलिंग. ये फॉर्मूला लिख दिया ना आपने? हाँ. टू अवॉइड बकलिंग. बकलिंग मतलब ये जो बैंड हो रहा है. टू अवॉइड बकलिंग वी यूज, ऐसे लिखिए, I-shaped beam. This kind of beam provide a large load bearing. This kind of beam provides a large load bearing surface. ये सरफेस बढ़ा दिया आपने इसको चौड़ा करके. लोड बियरिंग सरफेस and enough depth to prevent bending. This shape reduces the weight of the beam. This shape reduces the weight of the beam without sacrificing the strength and hence reduces the cost. Without sacrificing The strength and hence reduces the cost. और अगर आपको कभी ये लिखने को आता है तो सबसे पहला पॉइंट होगा आपके पास में, ये डायग्राम बनाओगे, ये वाला, इसको बोल दोगे डेल्टा, ठीक है. ये बोल दोगे ब्रेड्थ है, लेंथ है, डेप्थ है, और ये फॉर्मूला लिख दोगे.
ठीक है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में बोल दोगे कि टू रिड्यूस बकलिंग मोस्ट टू रिड्यूस बकलिंग, हाँ, डी यानी कि डेप्थ मस्ट बी इंक्रीज्ड। हाँ हाँ, मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस बकलिंग, मोस्ट इफेक्टिव वे इज टू इंक्रीज द डेप्थ। और फिर जो लिखा है तीसरे पॉइंट में आई शेप्ड वाला वो पूरा लिख देना है। चलिए अगला लिखते हैं माउंटेन हाइट। थर्ड है माउंटेन हाइट। माउंटेन हाइट। अब देखिए, जो माउंटेन समझते हैं ना, पहाड़ जमीन पर, तो ये हमारी जो अर्थ है इसका भी कोई यंग मॉडुलस होता होगा, इसकी भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती होगी, कितना वेट सह सकता है, और इस पे पड़ने वाला फोर्स कितना होता है इसकी हाइट के बराबर, इसका वेट कितना होगा mg। मास कैसे निकलता है, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जब आप इसको सोल्व करोगे मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आता है एच रो जी, ये होता है इसका मास, सॉरी वेट, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस की बात करें तो वेट अपॉन स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेस अपॉन आता ही आगे वाली बात है, ठीक है। मतलब ये मान लो कि जब आप ओके, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ए एच इंटू जी, ये हो गया इसका मास एम जी। क्लियर। तो अब मुझे स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस क्या आता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना आता है रो ए एच जी अपॉन ए, कट गया तो एच रो जी आपका स्ट्रेस आ गया अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हो गया एच रो जी और अपॉन हो गया स्ट्रेन। अब कुछ डेटा देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया है, हाँ मेरे कान में ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या डेटा दिया है, द मैक्सिमम ओके 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 इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रॉक, द माउंटेन बेस इज नॉट अंडर यूनिफॉर्म कंप्रेशन, दिस प्रोवाइड सम शियर स्ट्रेस रॉक, ये वो, द स्ट्रेस इज अप्रोक्सीमेटली एच रो जी। नाउ द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए टिपिकल रॉक, तो इलास्टिक लिमिट ऑफ रॉक ये कितनी होती है 30 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ये आपको क्या दे दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ये दे दिया प्रेशर, है ना, ये आपको क्या दे दिया स्ट्रेस दे दिया। फिर क्या देता है रो दे दिया, ओके, यानी कि इतना स्ट्रेस कोई भी चट्टान झेल सकती है, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ रॉक। ये जो चट्टाने हैं, ये यहां वाली चट्टान की बात करो या यहां पे जो अर्थ से लगी है, मैक्सिमम इतना इलास्टिक लिमिट है इसकी, और इस यानी कि इलास्टिक लिमिट यानी कि एच रो जी कितना आ गया 30 इंटू 10 की पावर 7। रो
इनका होता है 3 × 10⁻³ ठीक है, और ग्रेविटी तो आपके पास 10 होती है। ये भी एक्सपेरिमेंटल है, ये भी एक्सपेरिमेंटल डेटा है। आइए, ये तो मैंने बता दिया ना आपको। तो बेसिकली बात क्या हुई वो समझ लो। ये आपके पास पहाड़ है, पहाड़ की इलास्टिक लिमिट 30 × 10⁻7 न्यूटन का फोर्स पर मीटर के हिसाब से ही झेल सकती है। ये जो मटेरियल है इसकी डेंसिटी कितनी है? 3 × 10⁻³ ये डेटा आपको आर्कियोलॉजिस्ट ने दे दिया है। यानी कि h ρg जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा? h ρg कितना होना चाहिए? 30 × 10⁻7। भाई अब h कितना होगा? 30 × 10⁻7 अपॉन ρg। रो कितना है? 3 × 10⁻3 × 10 कितना बचा? 10⁵ यानी कि ये 100 किलोमीटर। एक सेकेंड, 5 3 4 30 से ये कट गया, 3 5 3 8 अबे 4, यानी कि ये, यानी कि 10 किलोमीटर। यानी कि इस पहाड़ की हाइट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 10 किलोमीटर। इससे ऊंचा पहाड़ है ही नहीं अर्थ पे, और पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट ही इतनी है। इससे ऊंचे पहाड़ बनते हैं तो टूट जाते हैं, क्योंकि यहां वाला मटेरियल जो होता है वो इतना लोड सहन ही नहीं कर पाता, उसकी इलास्टिक लिमिट ही इतनी। इसलिए अर्थ पर कोई भी पहाड़ 10 किलोमीटर से लंबा हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो ये था आपके पास पहाड़ों की बातें। माउंट एवरेस्ट की हाइट भी मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर नहीं है, उससे थोड़ी सी कम है, जो सबसे ऊंचा माना जाता है 8 के आसपास। हाँ ठीक है, तो ये था आपके पास, इसको भी लिख लीजिए चाहे तो। इलास्टिक लिमिट इतनी है, मटेरियल इतना। इलास्टिक लिमिट क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस पर यूनिट एरिया, यह है इलास्टिक लिमिट। डन? चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला लिखिए, ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है नंबर 1, which one has more y? Which one has more ductility? या which one is more ductile? Which one is more brittle? Which one is more stronger? सिर्फ आपको इंसान आंसर देने, ए और बी, कौन सा? हाँ जी बोलिए, पहले का आंसर ए। देखते हैं वाई क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर मैं कॉमन स्ट्रेन कर देता हूं दोनों की, तो जिसका स्ट्रेस ज्यादा है उसका वाई ज्यादा है। अगर मैं यहां पे स्ट्रेन कॉमन कर देता हूं, तो इस स्ट्रेन के लिए इसका स्ट्रेस कितना है? 10, और इसका कितना है? 20। तो मोर बाई किसका हो गया? ए का। क्लियर? मोर डक्टाइल कौन है? हाँ देखो,
अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों के सारे रीजन एक जैसे लग रहे हैं आपको, जितना इलास्टिक उतना प्लास्टिक। बट आप ये देखो कि डक्टाइल क्या होता है, उसमें आप ताकत लगाते हो और वो टूटना नहीं चाहिए। तो कौन नहीं टूट रहा है? अगर आप यहां पे भी बात करोगे तो कौन ज्यादा स्ट्रेस झेल रहा है भाई? अगर आप इसकी बात करोगे तो ये ए जो है वो कॉमन स्ट्रेन के लिए ज्यादा स्ट्रेस झेल पाएगा, जबकि अगर मैं ये इनका ब्रेक पॉइंट मानूं तो बी तो यहां पे टूट जाएगा इतना स्ट्रेस पर। तो बी का ब्रेक पॉइंट अगर ये आ गया तो ए का ब्रेक पॉइंट थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस पर आएगा सेम स्ट्रेन के लिए। तो यहां पे हो जाएगा ए कैन हैंडल मोर स्ट्रेस एट द सेम स्ट्रेन। ब्रिटल, अब जो ज्यादा नहीं झेल पाया वो टूट रहा है, और जो टूट रहा है वो है बी, कम स्ट्रेस पे टूट जाता है। और ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? तो ज्यादा स्ट्रेस झेल रहा है ए। बाकी आप इसके एक बार न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब जितने आप बोलोगे वो सारे करा दूंगा, ठीक है। अब कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैं नहीं करा पाऊंगा, मतलब अभी नहीं करा रहा हूं। बाकी आपका अगर क्वेश्चन में मुझे दिख जाता है तो मैं करा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है।